वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। देखो आज अभी फिलहाल हमारे पास जो वीडियो है वो कंप्यूटर्स एंड आईटी एप्लीकेशन का है। सेमेस्टर 1 में सब्जेक्ट था ये हमारा, पर वो पार्ट 1 था, ठीक है। तो उसमें हमारे पास कंप्यूटर की हिस्ट्री और बेसिक नॉलेज जो कुछ होती है वो था। थोड़ा सा वर्ड, थोड़ा सा एक्सेल, थोड़ा सा पावर पॉइंट, थोड़ा थोड़ा सब कुछ था, कुछ भी डिटेल्ड नहीं था, ठीक है। डेटाबेस भी था पर थोड़ा था, एक्सेल वगैरह सब कुछ। अब हमारे पास सेमेस्टर 3 में जो कंप्यूटर्स है उसमें क्या है कि हमारे पास 4 यूनिट्स होती हैं एज ऑलवेज। यूनिट 1 में वर्ड है, 2 में पावर पॉइंट है, 3 में एक्सेल है और 4th में डेटाबेस है। सो ऑब्वियसली डिटेल में सब कुछ होगा और टॉपिक्स एक्चुअली स्कोरिंग है, लेकिन हाँ ये भी है कि लेंदी है, तो ध्यान से सुनना। एक यूनिट में एक टॉपिक कवर करूँगी बिकॉज पूरी यूनिट वर्ड को लेकर है। मैंने क्या किया है, वर्ड के जो बेसिक फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको 10 हेडिंग्स में बाइफिकेट किया हुआ है। बाइफिकेशन का मेरा बस इतना मतलब था कि आपको ये पता रहे कि 10 चीज़ें हैं। अगर आप डिसाइड करो कि 10 में से 8 याद करनी, 7 याद करनी, तो आपको कम से कम वो हेडिंग्स, उस पर आपकी पकड़ अच्छी बनी रहे, ठीक है। एंड व्हेन टू टॉक अबाउट आई थिंक रेस्ट 3 यूनिट्स, तो उनका भी एक ही एक वीडियो आएगा। डेटाबेस वाली यूनिट थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस नहीं ली थी उनके लिए, अदरवाइज वो भी बहुत ईजी है। सो नाउ वी आर गुड टू गो, सो लेट्स स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, एक चीज़ और बोलनी थी, हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मैं बोलना भूल जाती हूँ और तुम लोग करना भी भूल जाते हो, ऐसे नहीं करो यार। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ वी आर गुड टू गो। सो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है टेक्स्ट या फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग और टेक्स्ट प्रोसेसिंग। देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग और इंसर्टिंग एनी न्यू टेक्स्ट, और we can say deleting, modifying or enhancing the text, images or other tools in a document is known as word processing। लेकिन इसका बेसिक एडवांटेज क्या है? ये है कि वर्ड प्रोसेसिंग हम बिना रीटाइपिंग के भी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अनलाइक टाइपराइटर में हमें क्या करना होता है कि चीज़ों को अगर हमें ठीक करना है, कुछ गड़बड़ हो गया है या कुछ अलग से इंसर्ट करना है, कुछ हम लोग को लिखना करना भूल गए, तो वी नीड टू रीटाइप द होल डॉक्यूमेंट अगेन। जैसे मान लो मैंने इतना लिख दिया, अब मैं यहाँ पे मुझे याद आया कि यहाँ पे एक लाइन और ऐड करनी थी इतना लिखने के बाद, तो टाइपराइटर में क्या करना पड़ता था, या जो पहले सॉफ्टवेयर थे उनमें क्या करना पड़ता था कि सब कुछ दोबारा से रीटाइप करना पड़ता था, तो ही आप यहाँ पे एक लाइन और इंसर्ट कर सकते थे। पर वर्ड एज इफ हम सब ने यूज़ किया है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हमें यहाँ पे ये चारों चीज़ें जैसे मैंने बुलेट्स में लिखे हैं, ठीक है, मुझे नंबरिंग करनी है, मैं सिलेक्ट करूँगी, बुलेट्स के बजाय नंबरिंग सिलेक्ट कर दूंगी टूल्स में जाके, वो अपने आप नंबरिंग ले लेगा। तो विच मीन्स कि हम एक ईजी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं MS वर्ड में, ठीक है। और भी सॉफ्टवेयर हैं, अक्षर करके है, विच इज़ हिंदी इंग्लिश बोथ, दोनों में वो अवेलेबल रहता है। एंड आई थिंक एक और था, मुझे तो नाम ही नहीं याद आ रहे हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, और जैसे ME Pro करके एक है, एंड वन मोर वर्ड्स देयर, मुझे बट याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। फिलहाल MS वर्ड पे फोकस करते हैं, ठीक है। आजकल मुझे लग रहा है मेरी मेमोरी बहुत वीक हो रही है। ओके, व्हेन टू टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ MS वर्ड, फीचर्स की बात करेंगे तो कुछ बेसिक पॉइंट्स याद कर लो, बाकी तो ये सारे फीचर्स ही हैं, तो अलग अलग तो पढ़ोगे। बेसिक पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है 3 पॉइंट्स, सॉरी 4 पॉइंट्स, रट के रख लो जो बेसिक हैं, बाकी तो ये सारे ही फीचर्स ही हैं, टूल्स ही हैं। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है वो है क्विक फॉर्मेटिंग। क्विक फॉर्मेटिंग इन द सेंस कि आपको जहाँ भी जो भी इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, यू कैन जस्ट गो ऑन दैट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड डू वट एवर यू वांट, ठीक है। देन हमारे पास है सेकंड वाला क्लिक एंड टाइप फीचर। इस फीचर का, वही मैंने आपको समझाना कि बिगेस्ट एडवांटेज क्या है वर्ड का, कि हाँ अगर हम लोग प्रोसेसिंग बोलते हैं तो वर्ड को क्यों याद करते हैं, MS वर्ड को क्यों याद, क्योंकि वो हम कुछ भी फॉर्मेट, इंसर्ट, मॉडिफाई, डिलीट कर सकते हैं बिना पूरे डॉक्यूमेंट को रीटाइप किए हुए। तो क्लिक एंड टाइप का मतलब क्या होगा कि जहाँ कुछ भी ठीक करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, वहाँ पे क्लिक करिए, टाइप कर दीजिए, फिर डिलीट कर दीजिए वहाँ पे जाके डायरेक्ट, ठीक है। फिर हमारे पास जो तीसरा मेन फीचर है वो है कलेक्टिंग एंड पेस्टिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट A है, डॉक्यूमेंट B है, उसका एक पार्ट हमें डॉक्यूमेंट B में चाहिए, सेम टू सेम उठाओ, पेस्ट, कॉपी करो, पेस्ट करो, खत्म का, ठीक है। एंड टेबल्स का ऑप्शन है, हम टेबल बना सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, सेल ठीक कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ऑलमोस्ट। हाँ, फॉर्मूले नहीं लगा सकते हैं उतने ज़्यादा जितने एक्सेल में होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम एडिटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। देखो मैंने बेसिकली जो क्या किया है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। फॉर्मेटिंग और एडिटिंग में क्या फ़र्क होता है? एनी आंसर्स कमेंट में बताना।
फॉर्मेटिंग और एडिटिंग में बेसिक सा जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि फॉर्मेटिंग में हम क्या करते हैं कि हम यूजुअली जो अपना टेक्स्ट है या जो डेटा है उसको नहीं चेंज करते हैं, ठीक है, उसको एज इट इज़ रखते हैं, बस उसके स्टाइल को चेंज करते हैं। जैसे फॉन्ट का साइज़ हो गया, फॉन्ट का कलर हो गया, मार्जिन्स हो गई, बॉर्डर्स हो गया, बुलेट हो गया, नंबर हो गया, ठीक है। बट एडिटिंग में हम क्या करते हैं, लिखे हुए टेक्स्ट को या लिखा हुआ डॉक्यूमेंट उसके जो टेक्स्ट हैं उसको ठीक करते हैं, ठीक है, एडिट करते हैं, या तो कट करेंगे, रिमूव करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रीराइट करेंगे, कुछ और लिखेंगे या हटा ही देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है एडिटिंग और फॉर्मेटिंग में। अब याद रहेगा। तो एडिटिंग के अंदर वो सारे ऑप्शंस आएंगे जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई, डिलीट, कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं। और फॉर्मेटिंग में वो ऑप्शंस आएंगे जिनके थ्रू टेक्स्ट तो सेम ही रहेगा, जो आपका डेटा है वो सेम रहेगा, बस उसके स्टाइल्स में फ़र्क आएगा, ठीक है। तो एडिटिंग की जब बात करेंगे, अंडू रीडू, यू ऑल नो कि अंडू रीडू से क्या होता है, अंडू एंड रीडू, ये बताने की मुझे ज़रूरत बिल्कुल नहीं यार, प्लीज़, ठीक है। उसके बाद कट, कॉपी, पेस्ट, ये भी मैं नहीं बताऊंगी ऑल दो मैं साथ साथ दे रही हूँ आपको नोट्स, पढ़ते जाओ अगर जो भूल गया है, बट मुझे लगता है कि कॉलेज में आकर अंडू रीडू और कट, कॉपी, पेस्ट तो नहीं बताना पड़ेगा, ये तो रटा होना चाहिए। फिर उसके बाद सिलेक्ट ऑल, बट ऑब्वियसली यू नो सिलेक्ट ऑल। फाइंड एंड रिप्लेस, एक बार आपको रिकॉल करा दूं, फाइंड एंड रिप्लेस विच इज कंट्रोल F एंड कंट्रोल H, ठीक है। फाइंड रिप्लेस, मान लो कि आपका एक डॉक्यूमेंट है, उसमें आपने एक वर्ड को कई बार यूज़ किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने वर्ड यूज़ किया है एडिटिंग, कई बार एडिटिंग वर्ड यूज़ किया है, तो आप फाइंड ऑप्शन को यूज़ करके एडिटिंग वर्ड को जहाँ भी डॉक्यूमेंट में होगा हर जगह सेलेक्ट कर लेंगे। और रिप्लेस में जब आप जाएंगे तो आप मान लो एडिटिंग को फॉर्मेटिंग से, सॉरी दिस आर डिफरेंट वर्ड, एडिटिंग को मॉडिफाइंग से आप रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे मान लो कि आपने डॉक्यूमेंट में 10 जगह एडिटिंग वर्ड यूज़ किया है, पर आप चाहते हैं कि 5 जगह हम उसको मॉडिफाइंग लिख दें, तो ढूंढ ढूंढ के लिखने से बेटर है फाइंड में जाओ, एडिटिंग वर्ड को सिलेक्ट करो और रिप्लेस ऑप्शन में जाकर एडिटिंग की जगह मॉडिफाइंग लिख दो, डॉक्यूमेंट में अपने आप 5 जगह मॉडिफाइंग लिखा चला आएगा, ठीक है। तो ये फाइंड और रिप्लेस का पर्पस है, यूजुअली रिसर्च डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स वगैरह में ये सब बहुत ही यूजफुल होता है। अब फॉर्मेटिंग पे आते हैं, तो मैंने आपको अभी कहा कि फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट नहीं बदलता है, स्टाइल्स बदलती हैं, डेटा नहीं चेंज होता, स्टाइल्स चेंज होती हैं। फॉर्मेटिंग 2 तरह की होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग बेसिकली एक कैरेक्टर या फिर टेक्स्ट से डील करता है, जैसे फॉन्ट का साइज हो गया, फॉन्ट का कलर हो गया, एंड वी कैन से अलाइनमेंट हो गया, एंड बोल्ड हो गया, इटैलिक्स हो गया, अंडरलाइन हो गया, एंड फॉन्ट के डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट साइजेस, स्टाइल्स, ये सब कुछ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में आ गया, ठीक है। जब हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की बात करेंगे तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग यूजुअली एक पैराग्राफ या फिर ग्रुप ऑफ सम लाइंस के साथ होता है। इसमें अलाइनमेंट हो गया, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, अलाइनमेंट्स हो गए, इसमें लाइन ब्रेक, पेज ब्रेक, कहाँ पे क्या करना है, ये सब चीज़ें इसमें आ गई, ठीक है। नोट्स मैंने लिख दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिना पढ़े उठना नहीं, ठीक है। एग्जाम्स तो आने ही वाले, बट ऑब्वियसली मैंने खुद ही कहा है फेब्रुवरी के लास्ट 15 डेज में दे कैन कंडक्ट योर एग्जाम्स, ठीक है। एंड फिर हमारे पास है प्रूफ रीडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। एडिटिंग कर ली, फॉर्मेटिंग कर ली, ये तो हमें दिख रहा है तो हमने कर लिया। इन केस इतना बड़ा डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिखा, हमसे कुछ स्किप हो गया है, तो हम इंसान ही, तो उसके लिए क्या करता है MS वर्ड, हमें प्रूफ रीडिंग वाले ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। प्रूफ रीडिंग में 3 ऑप्शंस होते हैं, लाइन कलर के थ्रू हमें डिनोट करता है कि कुछ गलती की है, स्पेलिंग ग्रामर के थ्रू हम खुद ही चेक कर सकते हैं, और थेसॉरस के थ्रू भी हम खुद ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया, वहाँ पे हमने एडिटिंग वर्ड को 10 बार यूज़ किया, वही से एग्जाम्पल लेके मैं चल रही हूँ। अब हम चाहते हैं कि एडिटिंग की जगह कुछ 10 बार यूज़ किया है तो कम से कम 8 बार तो कुछ और वर्ड यूज़ करें, कुछ नया, लाइक मॉडिफाइंग यूज़ कर ले, इन्हांसिंग यूज़ कर ले, ठीक है। तो अब मान लो हमें नहीं पता है कि इसका सिनोनिम क्या होता है, तो किसी भी एक वर्ड का सिनोनिम ढूंढने के लिए हमारे पास जो MS वर्ड ऑप्शन देता है उसे हम थेसॉरस बोलते हैं, ठीक है। लाइन कलर्स की बात करते हैं तो 3 कलर की लाइन होती है, रेड लाइन, ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन। जब किसी वर्ड के नीचे रेड लाइन आती है तो मतलब हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है, दैट इज ऑब्वियस, ठीक है, उसे हम ठीक कर सकते हैं। जब ब्लू लाइन आती है तो ब्लू लाइन का मतलब होता है कंटेक्चुअल स्पेलिंग मिस्टेक। जैसे मान लो कि हम जब एक्सेप्ट की बात कर रहे होते हैं तो या तो हम बात कर रहे होते हैं एक्सेप्शन वाले एक्सेप्ट की, या तो हम बात कर रहे होते हैं एक्सेप्टेंस वाले एक्सेप्ट की, ठीक है। तो कई बार होता है कि हम टाइप कुछ करना चाहते हैं पर कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो गलत होता है, तो जब कंटेक्चुअल एरर होता है स्पेलिंग का तो ब्लू लाइन आती है, ठीक है। एंड ग्रीन लाइन तब आती है जब स्पेलिंग और ग्रामर का एरर होता है। स्पेलिंग ग्रामर इन द सेंस ये कि हैज़ लगाना है हैव लगा दिया, इज़ लगाना है आर लगा दिया, ऐसा कुछ, ठीक है।
तो इन 3 लाइन से डिनोशन होता है। देन हमारे पास है स्पेलिंग एंड ग्रामर। देखो अब यूजुअली तो हम सही करते चलते ही चलते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कंप्यूटर इज कंप्यूटर, इंसान तो है नहीं, मे भी हो सकता है कहीं कुछ स्किप हो गया हो, हमसे हो गया, उससे वजह से मान लो कि अगर हमने लिखा है डियर, सिर्फ डियर लिखा है एक लाइन में, तो या तो वो हिरन वाला डियर होगा या तो वो प्रिय वाला डियर होगा, लेकिन कंप्यूटर को क्या पता, क्योंकि उसके आगे पीछे तो कुछ है नहीं, तो वो कंटेक्चुअल एरर तो ढूंढ के निकाल नहीं पाएगा। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर इज यूज टू चेक मोर ऑफ योर करेक्शंस इन अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो आप खुद कर सकते हैं। ओके तो जब हम बात करेंगे टेबल्स की, तो एमएस वर्ड में जब हम टेबल्स की बात करेंगे तो वी ऑल नो व्हाट अ टेबल इज, हम इंसर्ट कर सकते हैं और हम ड्रॉ भी कर सकते हैं, बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन द इंसर्ट टैब, ठीक है। टैब से मुझे याद आ रहा है, जैसे मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, जैसे जो एमएस वर्ड होता है उसमें ऊपर कई सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टैब्स होते हैं, होम, इंसर्ट एंड वी हैव व्यू, रिव्यू, रेफरेंस, पेज लेआउट, है 6 टैब्स होते हैं। तो ये जो टैब्स होते हैं जब हम इन पे क्लिक करते हैं तो इनके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे होम में ऑप्शंस होता है, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल्स का ऑप्शन होता है, फिर यहाँ पे बुलेट नंबरिंग, यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस। तो ये जो ऑप्शंस, ये जो लाइन से सेपरेट किए जाते हैं ना, ये ऑप्शंस, इन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो हर टैब में कुछ ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और ये जो पूरा है जिसपे ग्रुप्स और टैब्स दोनों होते हैं, इसे हम रिबन बोलते हैं। दिस इज द मेन्यू बार जो होता है उसे हम रिबन बोलते हैं। दिस इज द मेन्यू बार ऑफ एमएस वर्ड नोन एज रिबन, याद रखना, ठीक है। तो अब देखो जब हम टेबल्स की बात करेंगे तो इंसर्ट टैब में अवेलेबल होती है, टेबल्स ड्रॉ कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। सो टेबल्स आर दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। टेबल के 3 पार्ट, रोज हो गया, कॉलम्स हो गया, सेल हो गया, ठीक है। वर्टिकली कॉलम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टली रोज होती हैं। सेल क्या होता है, वो बॉक्स जिसमें डेटा हम लिखते हैं। अब टेबल के कुछ फीचर्स, यू कैन मॉडिफाई, डिलीट, ऐड, इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स, ओके। एंड ऑन द वेरी सेम हैंड यू कैन रीसाइज द सेल, छोटा बड़ा कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डेटा इंसर्ट कर सकते हो, डेटा हटा सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू इन अ टेबल। You can even enhance borders, you can even color border, you can even broaden border, you can even thin it out, anything you want to do। enhance करने के लिए टेबल स्टाइल्स डिफरेंट अवेलेबल होती हैं। जब आप टेबल बना लोगे तो यू विल सी कि यहाँ पे और एक्स्ट्रा टैब्स खुल जाएंगे टेबल लेआउट के लिए, ठीक है, डिज़ाइन एंड लेआउट के लिए 2 और टैब खुल जाते हैं यहाँ पे। तो देयर यू कैन गो एंड सिलेक्ट कि कैसा स्टाइल में चाहिए, किस कलर में चाहिए, क्या टेबल चाहिए, शैडो चाहिए नहीं चाहिए, बॉर्डर चाहिए नहीं चाहिए, एवरीथिंग, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं ग्राफिक्स। व्हेन टू टॉक अबाउट ग्राफिक्स यूजुअली जितने भी ग्राफिक्स हैं आपको इंसर्ट टैब में ही मिल जाएंगे। सबसे पहला क्लिप आर्ट है, फिर वर्ड आर्ट है, फिर सिंबल, डायग्राम और चार्ट। क्लिप आर्ट देखो, क्लिप आर्ट हमारे पास ऑप्शन जो होता है क्लिप आर्ट का इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस ग्रुप में होता है, ठीक है। क्लिप आर्ट में एक चीज़ याद रखना, मैं आपको सब पढ़ा तो रही हूँ, बट शॉर्टकट कीज और कौन से ग्रुप में, कौन से टैब में कौन सा ऑप्शन है, ये याद रखना ज़रूरी है। तो नोट्स में मैंने लिखा है, उसको पढ़ ज़रूर लेना, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे क्लिप आर्ट की, तो कोई ऑब्जेक्ट मान लो कंप्यूटर हमने लिखा, टाइप करके हम कंप्यूटर के क्लिप आर्ट्स ढूंढ सकते हैं और उसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो वी कैन अवेल दिस ऑप्शन ऑफ सर्चिंग कि हमें कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। वर्ड आर्ट में आप किसी भी वर्ड को एक अच्छा इन्हांसिंग वे में प्रेजेंट करने के लिए उस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप शैडो क्रिएट कर सकते हो एंड यू कैन मेक अ वर्ड 3D पर्टिकुलर वर्ड या हेडिंग, तो वो अच्छा लगता है दिखने में, इन्हांसिंग के लिए ही होती हैं सारी चीज़ें। फिर सिंबल्स और डायग्राम्स, बट ऑब्वियसली सिंबल्स और डायग्राम्स बहुत टाइप के अवेलेबल हैं ऑन द इंसर्ट टैब। जैसे मान लो पाई का सिंबल है, या मान लो आप पाई पे एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि अब ये पेज मैंने लिख दिया, यहाँ पे ऊपर मिड पे मैं एक अच्छा सा पाई का सिंबल बढ़िया सा बनाऊँ, उसको एनहांस करूँ, आप सिंबल्स के थ्रू कर सकते हैं। सेम चीज़ डायग्राम के थ्रू अवेलेबल है। चार्ट्स की बात, जैसे मान लो कि आप कोई स्टैटिस्टिकल डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं कि पिछले साल ये था, इस साल ये है, आप चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफिक्स हो गए जो एमएस वर्ड हमें देता है, ठीक है। जब बात करेंगे अदर टूल्स, जो बाकी और भी टूल्स अवेलेबल हैं, ये 6 टैब हैं, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बट जो मोर ऑफ यूज़ होते हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अदर टूल्स में सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट है। देखो जब भी कोई बुक शुरू होती है उसके पहले इंडेक्स बना होता है। मैं इंडेक्स वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रही हूँ क्योंकि हमारे पास एक और ऑप्शन होता है इंडेक्स, पर वो एमएस वर्ड में उसका मतलब दूसरा होता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट वो होता है, जैसे मान लो आपका जो डॉक्यूमेंट है अगर वो बहुत बड़ा है, उसमें कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं या फिर कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं और किस पेज पे हैं,
वो डिनोट करने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब बात करेंगे इंडेक्स की, देखो इंडेक्स में क्या होता है कि जैसे मान लो एक टॉपिक है आपके डॉक्यूमेंट में, सिटेशंस मान लेते हैं, ठीक है। आपको पता है वो टेक्निकल टॉपिक है, आपके फील्ड से है, पर आप जिसको भेज रहे हो वो डॉक्यूमेंट, वो मे बी वो उसे ना पता हो, तो वो मिसअंडरस्टूड कर सकता है। तो उसके लिए आपने मार्क कर दिया कि पेज नंबर 9 पे सिटेशन करके एक टॉपिक है, उसका ये मतलब होता है। तो इंडेक्स में क्या होता है, जो इंडेक्स ऑप्शन होता है उसको यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम कोई पार्टिकुलर टॉपिक किसी डॉक्यूमेंट में या कोई पार्टिकुलर लाइन को, उसका क्या मतलब है, किस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में वो लिखी है, वो बता सकें विथ देयर पेज नंबर, ठीक है। ये टेबल ऑफ कंटेंट और इंडेक्स दोनों ही आपको रेफरेंस टैब में मिलेगा, ठीक है, बिकॉज दे आर रेफरेंसिंग टू समथिंग। फिर हमारे पास है बुक मार्क्स, सेम वही चीज़ है वो जो हम एक्चुअल में फिजिकल बुक मार्क्स यूज़ करते हैं। लाइक बुक में हम वो स्टिकी नोट्स होते हैं, उसे निकाल के लगा देते हैं कि यहाँ पे ये चैप्टर है, यहाँ पे ख़त्म करना है, स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ ना। सेम चीज़ बुक मार्क्स में है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को भेज रहे हैं डॉक्यूमेंट विच इज़ ऑफ 50 पेजेस 60 पेजेस, मान लो रिसर्च रिपोर्ट है, बट उसका मेन कंसर्न ये है कि उसने आपको लिख दिया है मेल पे कि भाई मुझे इन्हीं 4 टॉपिक्स का ही चाहिए, यही मुझे ढूंढना है, तो ऐसा मुझे बुक मार्क दे देना कि मैं इन 4 टॉपिक्स को बिना ढूंढे बस मुझे मिल जाए बुक मार्क सिलेक्ट करके। तो बस आपने क्या किया, पेज नंबर 4 पे उसका टॉपिक है, 7 पे है और 11 पे है और 12 पे है, तो आपने बुक मार्क लगा दिया कि भाई इस पेज पे तुम्हारे ये टॉपिक्स हैं, बुक मार्क का ऑप्शन हो गया, ठीक। जब बात करेंगे हम क्रॉस रेफरेंसेस के, तो क्रॉस रेफरेंसेस में क्या होता है, जैसे मान लो कि पेज नंबर 1 पे कोई टॉपिक है, उसको मान लेते हैं आपने टॉपिक फीचर्स बताए, 4 फीचर्स बताए किसी एक टॉपिक के, लेकिन जो फीचर नंबर 4 है उसको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, लेकिन आपने क्या किया है कि उसको 5 पेज बाद उस टॉपिक को पूरा समझाया एज अ टॉपिक लेके, तो आप क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकते हो कि पेज नंबर 1 पे जो फीचर टॉपिक है उसका 5 पेज बाद हमने खुद एक्सप्लेनेशन किया है, तो यू कैन डू क्रॉस रेफरेंसिंग, ठीक है। बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि ये सब हमारे कहाँ काम आएगा, मे बी इन केस काम है और नहीं आए तो पेपर में लिखने के लिए तो आएगा ही ना। बाकी ये सब चीज़ें तभी यूज़फुल होती हैं जब आप ज़्यादा यूज़ करो वर्ड डॉक्यूमेंट को, या ज़्यादा लंबे रिसर्च डॉक्यूमेंट्स या फिर कॉपी राइटिंग वगैरह, कंटेंट राइटिंग वगैरह का काम करो, ठीक है, बट डू नोट इट डाउन क्योंकि थ्योरी का पेपर है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हाइपरलिंक पे, ठीक है, और है इसमें हाइपरलिंक आई थिंक यू ऑल नो कि एक किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट या फिर इमेज को MS वर्ड पे हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, हाइपरलिंक का ऑप्शन इंसर्ट में होता है, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है, सिलेक्ट करते हैं और किसी वेब पेज या किसी अदर वेब पेज या अदर डॉक्यूमेंट पे हम उसे जैसे मान लो कि हमने सिलेक्ट किया और हम चाहते हैं कि अगर उस पर इंसान क्लिक करे तो उसको एक प्रॉपर कोई वेबसाइट का लैंडिंग पेज खुल कर आए, तो उसके लिए हम हाइपरलिंक यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड फिर हमारे पास है फुट नोट्स एंड एंड नोट्स। फुट नोट एंड नोट्स दोनों ही चीज़ें, जैसे मान लो मैंने ये पेज लिख दिया, अब मैं चाहती हूँ कि सिंबल्स और डायग्राम्स के लिए मैं एक कमेंट या कोई छोटी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे तो लिख नहीं पाई क्योंकि यहाँ पे चारों चीज़ें ठीक थी, तो पेज के एंड में लिख दूँ, ठीक है, ताकि ये क्या बोलते हैं फॉर्मेट भी बेकार ना हो और समझ में भी आ जाए पढ़ने वाले को। तो सिंबल्स और डायग्राम्स को मैं सिलेक्ट करके उसका फुट नोट बना दूंगी और जब कोई दूसरा बंदा उस डॉक्यूमेंट को खोलेगा तो नीचे उसको लिख कर आएगा सिंबल्स और डॉक्यूमेंट्स और उसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने लिखा होगा, ये फुट नोट्स हो गए। एंड नोट्स आर द सेम थिंग, बस फ़र्क ये है कि फुट नोट जो होते हैं वो हम हर पेज पे बना सकते हैं, हर पेज पे अलग अलग। एंड नोट डॉक्यूमेंट के एंड में ही बनता है। मान लो हमने पूरा डॉक्यूमेंट लिख दिया, उसमें हमें कोई चीज़ स्पेसिफाई करनी है कि पूरे डॉक्यूमेंट के लिए कोई एक चीज़ स्पेसिफाई करनी है तो हम एंड नोट बनाएंगे, और अगर हर पेज पे करनी है या किसी पार्टिकुलर पेज पे करनी है तो हम फुट नोट बनाएंगे। गॉट इट। फिर हम आते हैं ट्रैकिंग चेंजेस। जब ट्रैकिंग, अब हमने सब कुछ कर लिया, एडिटिंग कर ली, फॉर्मेटिंग कर ली, चेंजेस कर लिए, टेबल बना ली, इन्हांस कर लिया, क्लिप आर्ट्स डाल ली, ग्राफिक्स, सब कुछ हो गया। अब हमें क्या करना है, चेंजेस को ट्रैक भी तो करना है कि हमने सही किया है कि नहीं, कहाँ गलत है कहाँ नहीं है, ये सब भी तो हो सकता है ना। बट ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं कि वन गो में हम सब कुछ सही करते आ रहे हैं, तो इट इज़ ऑफ रिव्यूइंग। तो बेसिकली जो ट्रैकिंग चेंजेस होते हैं वो रिव्यू टैब में ही होते हैं। गॉट इट। ये थोड़ा सा करेक्टिंग है कि जो चेंजेस हम ट्रैक करेंगे वो जो भी ऑप्शंस होंगे वो यूजुअली रिव्यू टैब में ही होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस के बटन को जब हम क्लिक करते हैं रिव्यू टैब में तो ये क्या करता है कि जो भी चेंजेस होते हैं उन्हें शो करना स्टार्ट कर। जैसे मान लो हमने ग्रीन लाइन में लिखा था हैज़, तो हमने उसे सही करके हैव किया, तो इट विल स्टार्ट शोइंग कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या सही किया, तो आप उसको इनेबल कर सकते हैं। अब आपको सब कुछ दिखने लगा। अब आप बलून्स का यूज़ कर सकते हैं। देखो ट्रैक चेंजेस में दो चीज़ें होती हैं, जो लिखा है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने पहले हैज़ लिखा था, हैव किया, तो वहीं पे दिखाने लगेगा वो।
लेकिन जब आप बैलून टूल का यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, ये पूरा डॉक्यूमेंट है आपका, इसको इतने में कर लेगा, यहाँ डॉक्यूमेंट दिखाएगा और यहाँ पे ऐसे एक ऐसे लाइन बना के बॉक्स बना देगा और यहाँ पे लिखेगा कि आपने हैज़ को हैव किया। फिर यहाँ पे भी सेम चीज़ करेगा, एक लाइन बना, कोई चेंज होगा और यहाँ पे वो कर देगा कि भाई आपने हाइपर लिंक को इस लिंक से उस लिंक में चेंज किया। तो वो बैलून्स क्या करता है, जो भी आपके चेंजेस होते हैं उसको डॉक्यूमेंट के ऊपर ही दिखाने की बजाय अलग से साइड में दिखाता है। ठीक है, फिर हमारे पास है मार्कअप। मार्कअप में आप चूज़ कर सकते हैं कि आप किस वे में अपने चेंजेस को देखना चाहते हैं, लाइक कि डॉक्यूमेंट के ऊपर ही, कि बैलून फॉर्म में, कमेंट फॉर्म में, कैसे देखना, 1 बाय 1 देखेंगे कि एक साथ ही देखेंगे, फुल स्क्रीन पे देखेंगे कि विद इन द डॉक्यूमेंट देखेंगे, वो आप चूज़ कर सकते हैं मार्कअप में। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। आपने सारे चेंजेस देख लिए, सब ठीक लग रहा है आपको, एक्सेप्ट कर दीजिए, जो चेंज ठीक नहीं लग रहा उसे रिजेक्ट कर दीजिए, वापस से वो पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है न्यू कमेंट का ऑप्शन और पासवर्ड का ऑप्शन। देखो न्यू कमेंट का ऑप्शन में क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके जूनियर ने फाइल बनाई, उसने आपको ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, नाउ यू आर ट्रैकिंग ऑल द चेंजेस, क्या चेंज किया क्या नहीं किया, क्योंकि आपको सबमिट करनी है हायर अथॉरिटी को। ठीक है, अब हो सकता है कि आपको कोई जो है कॉलम ऐसा लगा हो जहाँ पे उस आपके जो जूनियर ने उस समझाया हो, चेंज किया हो, ठीक हो, लेकिन आपको लगता हो कि इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है ताकि ये पॉइंट अच्छे से हम लोग रख पाएँ हायर अथॉरिटी के सामने। आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे न्यू कमेंट ऐड कर देंगे कि भाई इस लाइन में ये चीज़ें भी हैं, ये भी कहना चाह रहे हैं हम लोग इस लाइन के थ्रू या फिर इस डॉक्यूमेंट या फिर इस पेज के थ्रू। आप न्यू कमेंट ऐड कर सकते हैं। अब हो सकता है आपके जूनियर ने ऑलरेडी कमेंट्स ऐड किए हों, तो आप कमेंट पर रिप्लाई भी कर सकते हैं, कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड फिर उसके बाद हमारे पास है पासवर्ड प्रोटेक्शन। तो ये बताओ वर्ड पासवर्ड प्रोटेक्शन देता क्यों है, वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या होता है? ऐसा है कि जैसे मान लो मैंने अभी आपसे एग्जांपल दिया कि जूनियर ने सीनियर को फाइल ट्रांसफ़र करी। ठीक है, अब हो सकता है कि कोई फाइल सीनियर अपना जूनियर को ट्रांसफ़र करे खुद बना के फॉर हिज इन्फॉर्मेशन और या फिर फॉर अथॉरिटीज़ रिक्वायरमेंट एंड नीड एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन दैट केस सीनियर हो सकता है ये चाहता हो कि जूनियर कोई चेंजेस ना कर पाए या गलती से भी कोई चेंजेस ना हो पाए। भाई कंप्यूटर तो यहाँ क्लिक करके बैक स्पेस हो गया तो फिर पता थोड़ी चलेगा, उतना बड़ा डॉक्यूमेंट 50 पन्ने का डॉक्यूमेंट में किसको पता चलेगा, हो गया गलती से हो गया वो तो वहाँ पे आप पासवर्ड प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब पासवर्ड प्रोटेक्शन में पता है 3 चीज़ें हैं हमारे पास। पहली ये कि कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन, कि आप कोई चेंज कर ही नहीं सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट बस आप उसको पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी ये कि आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पासवर्ड लगाऊं और मैं वहाँ पे ऑप्शन अवेल कर दूं कि वो बंदा एडिटिंग कर सकता है, मतलब अंडू रीडू कट कॉपी पेस्ट वगैरह कर सकता है, या तो मैं कह दूं कि वो कुछ भी नहीं कर सकता लेकिन फॉर्मेटिंग कर सकता है, मतलब फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट साइज सब चेंज कर सकता है। ठीक है, या तो मैं कह दूं कि वो बंदा सिर्फ पेज नंबर 2 और 3 पर ही चेंजेस कर सकता है और कहीं वो चेंज नहीं कर सकता जिसको मैं फाइल भेज रही हूँ। ठीक है, तो बस ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, या तो बिल्कुल चेंज नहीं कर सकता, एक आधे चेंज कर सकता है, तो फिर किसी पार्ट में चेंज कर सकता है। तो इसके थ्रू आप पासवर्ड प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं इन 3 ऑप्शंस के साथ साथ। एवरीथिंग इज डन नाउ। अब बात करेंगे ऑल्टरनेट फॉर्मेट्स की। ऑल्टरनेट फॉर्मेट्स की ज़रूरत क्यों होती है? वर्ड की फाइल हम वर्ड में भेजेंगे, हम वर्ड में रखेंगे, हम क्यों करें ऑल्टरनेट फॉर्मेट में? देखो ऑल्टरनेट फॉर्मेट की ना ज़रूरत इसलिए होती है, जैसे मान लो कि हमें कोई वर्ड फाइल है उसको भेजनी है जिसके पास लैपटॉप फ़िलहाल में नहीं है, या जिसके फ़ोन में वर्ड एप्लीकेशन फ़िलहाल में नहीं है और वो इस सिचुएशन में नहीं है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करे, फिर साइन इन करे एंड फिर उसके बाद अपनी फ़ाइल देखें। ठीक है, तो इन दैट केस हम उसको एक वेब पेज के फॉर्मेट में, मतलब HTML डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में कर सकते हैं, जिसका एक्सटेंशन होता है .htm या फिर .html। ठीक है, आप PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि, और PDF में क्यों? क्योंकि देखो PDF फाइल ना मोर रिलायबल होती है, वो बिना पासवर्ड के एडिटिंग प्रोटेक्टेड होती है। अगर उसमें पासवर्ड नहीं भी लगाए ना तो भी इंसान एडिट नहीं कर पाता इतनी ईजिली, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, और एक फॉर्मेट है जिसे हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट, जिसे .txt के नाम से सेव करते हैं। उसमें क्या होता है ना कि आपकी फाइल में जो टेक्स्ट है सिर्फ और सिर्फ वही रहते हैं, बाकी इमेज ग्राफिक्स वगैरह कोई गारंटी नहीं रहती, वो खो ही जाते हैं, वो हट ही जाते हैं फाइल से। ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास जो है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, एंड द लास्ट वन विच वी डू हैव इज विच इज़ द मेन वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट मतलब वही .doc या फिर .docx, रट लेना ये चीज़, ये वर्ड फॉर्मेट का फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है मेल मर्ज, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज मेल मर्ज? फॉर एग्जाम्पल हमें कोई इन्विटेशन लेटर है या फिर कोई नोटिस है जो एक डिपार्टमेंट को भेजनी है, लेकिन उस डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग हैं, उनका अलग अलग
मेल एड्रेस है और उनका अलग अलग फ़ोन नंबर, अलग अलग नाम है, बट ऑब्वियसली लेकिन जो नोटिस है वो तो सेम है ना, वो सबको सेम भेजनी है मेल पे। तो फॉर दैट थिंग हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार वापस जाके बार बार नोटिस को टाइप करना पड़ेगा और ईमेल एड्रेस और नेम और फ़ोन नंबर चेंज करना पड़ेगा ना। बट टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ताकि बार बार आपको एक ही चीज़ रिपीट ना करनी पड़े, MS वर्ड हमें देता है मेल मर्ज का ऑप्शन। अब इसमें देखो इसके पार्ट्स होते हैं 4 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला मेन डॉक्यूमेंट, मतलब वो नोटिस जो भी लिखी हो सबके लिए जो सेम हो। दूसरा होता है फील्ड के नेम्स, मतलब रिसिपेंट का नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका मेल एड्रेस, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, और यही हमें फिल करनी है बार बार, तो ये फील्ड नेम्स हो गए। तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है डेटा फाइल। अब इस डेटा फाइल में रिसिपेंट का नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस होगा, ठीक है। और चौथी चीज़ होती है हमारा मर्ज्ड डॉक्यूमेंट, मतलब जो हमने डेटा फाइल, फील्ड नेम और मेन डॉक्यूमेंट को मिलाकर बनाया है, ठीक है। तो मेल मर्ज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक डेटा फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें डेटा अवेलेबल होगा, फील्ड नेम तैयार कर सकते हैं कि भाई हमें नाम, नंबर और ईमेल एड्रेस बार बार चेंज करना पड़ रहा है, और मेन डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, और तीनों को सिलेक्ट करके मेल मर्ज के थ्रू हम तीनों को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। तो हमने डेटा फाइल में 10 लोगों का नाम लिखा है, 10 के एड्रेस और फ़ोन नंबर, वो 10 डॉक्यूमेंट अपने आप क्रिएट कर देगा without any retyping or going back to the document again and again. So that was it. It is the all you have in your unit 1. It is completely all. But हाँ, please notes पढ़ना नहीं भूलना, and please do subscribe the channel, और हाँ, Insta पे follow कर लो यार. Okay. Apart from this, bye bye and take care.